हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र के कुछ प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस की प्रकृति भी ऐसी है कि जो ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? ऑप्शन है जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या फिर मद्यपान। तो इसमें भी एक कोट के माध्यम से हमको सॉल्व करना है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय एकीकरण, हमको राष्ट्र का एकीकरण करना है, तो उस एकीकरण में इसमें ऑप्शंस में से ऐसे कौन कौन से हैं जो एकीकरण में हमको बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी, या हम कहें कि बी सी डी सही है। तो इसमें से जैसे हम कहें कि अगर आपने अपना क्वेश्चन गेस कर लिया होगा, जातिवाद जो है, जातिवाद तो किसी भी चीज़ का हम एकीकरण करना चाहें, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहें तो यह एक प्रकार से बाधक में आ ही जाता है। जातिवाद के बाद अगर हम देखें क्षेत्रवाद, मतलब जैसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र को ही प्राथमिकता देते हैं, तो ये भी एकीकरण करने में बाधक हो सकता है या होता भी है। तो पहला हमारा हो गया जातिवाद और दूसरा हो गया क्या, क्षेत्रवाद, और इसके बाद है हमारा क्या ऑप्शन में है, संप्रदायवाद और मद्यपान। और यहाँ पे है संप्रदायवाद। तो ए बी सी हमारा सी में है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके साथ मद्यपान जो है ये तो किसी भी प्रकार से, ये एक प्रकार का अल्कोहल है, ये बाधक तत्वों में नहीं आता है। और ये सारे जो जातिवाद है, अगर इसमें और भी ऑप्शन हम लेना चाहें तो जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, और इसके साथ साथ प्रजातिवाद भी हम पढ़ते हैं, प्रजातिवाद हुआ, भाषावाद हुआ, इस चीज़ को जब लेकर के हम व्यक्तिगत रूप से चलते हैं तो वो राष्ट्रीय एकता में क्या करते हैं, हमको बाधा उत्पन्न करते हैं। और इन सब के कारण ही क्या होता है कि जो व्यक्ति है वह किसी भी प्रकार से एक सामान्य स्तर, मतलब सभी के लिए कार्य करने के लिए वह असमर्थ हो जाता है, जो सबके लिए विकास नहीं हो पाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से बाधा हो सकते हैं। तो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, प्रजातिवाद है, ऐसे हैं सब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा राज्य मादक पदार्थों की उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और मिजोरम। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मादक पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ यूज हो जाते हैं, मतलब खपत हो जाती है उनकी। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? तो इसमें हम कहते हैं कि जो मादक पदार्थों के उच्चतम खपत की बात होती है वो पंजाब में होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी यानी पंजाब। मतलब कि पंजाब जो है वो, पंजाब राज्य मादक पदार्थों के बहुत ज़्यादा खपत के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? मतलब कौन भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज की बात कर रहा है, समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और प्रजातंत्रवाद। तो इसमें से कौन सा हमारा नहीं है? देखो, भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा पहले वाले क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक कौन कौन से, ऐसे कौन से तत्व हैं जो या कारक हैं बाधा उत्पन्न करते हैं।
तो उसमें हमने जातिवाद को भी पढ़ा है, संप्रदायवाद को भी पढ़ा और क्षेत्रवाद को पढ़ा। तो ये तो हमारे लिए समस्या है, लेकिन वो क्या कहे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय समाज के लिए समकालीन जो समस्या में नहीं है, मतलब समकालीन सामाजिक समस्या में नहीं आता है। तो यानी कि ये तीनों आते हैं, लेकिन जो ये हमारा डी आंसर है, इसका डी आंसर राइट होगा, प्रजातंत्रवाद। ये जो है समस्या में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मादक द्रव्य हैं मतलब ये मादक द्रव्यों की बात कर रहा है। वैध मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्यों का उपयोग, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या इसमें से कोई नहीं सही है। तो जैसे ये मादक द्रव्य की बात करें हम, जैसे लोग कहते हैं ड्रग्स लेता है व्यक्ति, या मतलब कि यह एक ऐसा चिकित्सीय में भी आता है, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लें तो ये चिकित्सीय रूपों में आता है। तो इसका अगर हम करें कि क्या है मादक द्रव्य क्या है, तो दवा, या मतलब कि कैसी ये दवा या औषधि ही है, जो मतलब कि हम कहें, जैसे अगर हम कहें सामाजिक विज्ञान या सामाजिक समस्या के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो इसका शब्द जो है एक मादक द्रव्यों के रूप में लिया जाता है। मतलब कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऐसे पदार्थ हैं जो मस्तिष्क की जो आंतरिक मतलब कि सोच विचार या फिर हम कहें कि चेतना होती है, उसको प्रभावित करते हैं, और मानसिक क्रिया को किसी न किसी प्रकार से ये उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे मादक द्रव्य में वैध मादक का जो दुरुपयोग है और अवैध मादक का दुरुपयोग, ये दोनों सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है, ऑप्शन है बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई का अनुभव करता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। मतलब कि ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से मतलब कि एकदम से पथभ्रष्ट है, मतलब अपने रास्ते से भ्रष्ट है, पथभ्रष्ट है, नहीं है वो। तो वो किस प्रकार से समाज में कैसे रहेगा, समाज में वो रहने के लायक या रह सकता है, या उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, या उस समाज में समाज के लोगों के साथ में रहने में कठिनाई का अनुभव करता है, या फिर वो मौज मस्ती करेगा। क्या ऑप्शन में सही होगा? आपने अपना राइट आंसर कर लिया होगा। हम देखते हैं इसमें जो है वो समाज में रह पाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, अगर हम कहें समाज समूह की अपेक्षाएं जो होती हैं, या फिर जो उसमें कानून होते हैं, जो लोकाचार होते हैं, जो भी वहाँ पे रीतियाँ कार्यप्रणाली जो भी चलते होंगे, तो वो उसको नहीं करता कहीं ना कहीं, तभी तो पथभ्रष्ट माना जा रहा है। तो वह इन सारी चीज़ों को उल्लंघन करता है। और देखना, पथभ्रष्ट की जगह किसी किसी क्वेश्चन में अपचारी भी शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में रह पाने में क्या होते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, यानी अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की? मायावती, काशीराम, जगजीवन राम, B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर किसने की है? अनुसूचित जाति फेडरेशन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये डी है, B.R. अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। क्यों? क्योंकि ये भारत में जाति व्यवस्था के बहुत ही घोर विरोधी माने गए हैं, या हम कहें कि कटु आलोचक माने गए हैं ये जाति व्यवस्था को। और इससे रिलेटेड इन्होंने बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे द अनटचेबल और एनहिलेशंस ऑफ कास्ट, ये सारी बुकें भी लिखी हुई है। जाति व्यवस्था के प्रबल ये विरोधी थे, और इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई है? भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई है? ऑप्शन है हमारा 1975, 1976, 1978, 1980। तो इसमें से हमारा क्या राइट है? तो ये है हमारा बी, 1976 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सामाजिक समस्या नहीं है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। निम्न में कौन एक सामाजिक समस्या नहीं है? इसमें सही क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता जो है ये सामाजिक समस्या में नहीं है। क्योंकि अपृश्य का अर्थ क्या होता है? अगर हम देखें कि जो छूने योग्य ना हो उसको हम अपृश्य कहते हैं। जो हमारे जो जातियों का क्रम विभाजन है उसके आधार पर निम्न कास्ट की जातियों को क्या किया जाता है? अपृश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अपृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति और क्या है? अछूत जाति। तो हट्टन ने 1931 की जनगणना में क्या कह के संबोधित किया था? तो उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए, उन्होंने क्या कहा था? बाहरी जाति कहा था। अपृश्य जातियों को बाहरी जाति कह करके जे.एच. हट्टन ने संबोधित किया था। मतलब कि अगर देखा जाए कि हट्टन ने किन लोगों को अपृश्य माना या बाहरी जाति उनको क्यों कहा, तो कहते हैं कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, मतलब ब्राह्मण जो सेवा के योग्य हो, तो ब्राह्मण जो सेवक जाति है, तो ऐसी जातियां हैं जो इनकी सेवा के योग्य ना हो यानी कि अयोग्य हो। या फिर जैसे हम कि सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले में कौन कौन से आते हैं? नाई जो हुआ, कहार हुए, दर्जी हुए, ये सब क्या है? सेवा पाने के अयोग्य माने जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सार्वजनिक सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। तो ऐसी जातियों को हट्टन ने क्या कहा है? बाहरी जाति कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया, मतलब कि कब आया? शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में कब आया? 1935 में, 1936 में, 1931 में या फिर 1970 में? क्या होगा इसमें सही? तो शेड्यूल कास्ट शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रकाश में आया है 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन दुर्बल वर्ग नहीं है? कौन दुर्बल वर्ग नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, औद्योगिक श्रमिक। ध्यान दीजिएगा, वर्ग नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो अनुसूचित जाति ये तो दुर्बल वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जनजाति ये भी आती है, श्रमिक श्रम करने वाले तो आते ही हैं, लघु सीमांत कृषक जो है यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो ये है दुर्बल वर्गों में नहीं आते हैं। अब हम देखिए अगर पिछड़े वर्ग या फिर दुर्बल वर्ग हम किसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुर्बल वर्ग की ही बात की जा रही है। तो भारतीय समाज, ये हम कहें कि समाज में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति, जिसको भी आप ले लो, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दुर्बल वर्ग कहते हैं या फिर कमज़ोर वर्ग भी कहते हैं। इसमें आ क्या कह सकता है? जातियाँ, जैसे हमने दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये सब आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में, 1992 में, 1993 में और 1995 में। कब किया गया था?
तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। अगर किसी भी प्रकार से डेट पूछता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 31 जनवरी 1992 को मतलब ये गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन ने किया था। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का शब्द का प्रयोग किसने किया था? साइमन कमीशन ने किया था। और अगर ये इन्होंने कब किया था तो इन्होंने 1927 में किया हुआ था। अभी हमने इसके पहले पढ़ा 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। तो 1935 में मतलब कि ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गई थी जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जातियों में आते हैं। तो इनके लिए ताकि कैसी सुविधा दी जा सके, कौन सी इनको सुविधा की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया था 1935 उसका यूज किया जाता है। बाकी किसने सबसे पहले प्रयोग किया तो साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। और ये देखा जाए कि संविधान में अगर ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद इसका है 341। 341 में क्या है कि 341 में जो राष्ट्रपति होता है उसको ये अधिकार उसके पास रहते हैं कि वह राज्य मतलब कि राज्य से परामर्श करके मतलब राज्य से आदेश लेकर के मतलब कि राज्य से परामर्श करके सोच विचार सारी चीज़ों को विशेष प्रमुख से करके वह आदेश जारी करे कि किन किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। मतलब किस किस समूह को अनुसूचित जाति या ये एकदम से ऐसे में है जो इनको सुविधा की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? 2005 घरेलू हिंसा, देखो यहाँ से क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम कब हुआ था? घरेलू हिंसा अधिनियम जो एक्ट है वह 2005 है। लागू कब से हुआ? वो 2006 में हुआ। 2 क्वेश्चन हो गए ये। और अब यहाँ पे क्या नहीं आता है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार या फिर ये देखो कोर्ट के माध्यम से बताना केवल ये सही है या बी सही है या सभी ऑप्शन सही हैं या ए सी सही है। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है वास्तविक दुर्व्यवहार यानी केवल ए सही है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या शामिल किया गया है 2005 के घरेलू। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या क्या सम्मिलित है? तो शारीरिक दुरुपयोग सम्मिलित है, लैंगिक दुरुपयोग सम्मिलित है, मौखिक दुरुपयोग सम्मिलित है, भावनात्मक दुरुपयोग है और आर्थिक दुरुपयोग भी है। सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, लेकिन वास्तविक दुर्व्यवहार जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग माना जाता है? तो वो क्या है इसमें हमारा मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट होगा। मध्यकाल जो है इसको स्त्री जाति के लिए काला युग कहा गया है। क्यों कहा गया है? यहाँ पे एक प्रश्न ये भी होता है कि अगर काला युग कहा गया तो क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इस युग में जो है पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी, बाल विवाह को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था और विधवाओं के लिए पुनर्विवाह भी समाप्त कर दिए गए थे और उसके साथ साथ जो सती प्रथा थी उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? काला युग कहते हैं। आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।